Good morning, students. BTech second semester basic mechanical engineering, and we are discussing the topic of vapor absorption cum refrigeration system. लास्ट टाइम पे अपन ने क्लास में जो डिस्कस किया था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिस्कस किया था। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है, तो कंप्रेसर की जगह पर यहाँ पर हम एब्जॉर्बर यूज़ करेंगे और जनरेटर यूज़ करेंगे। दो कंपोनेंट यहाँ पर डिफरेंट आ रहे हैं, बाकी पूरा सिस्टम कॉपी पेस्ट है। जैसे हमने जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो स्टडी किया था पूरा डिटेल में, इसमें 2 से 3 लेक्चर में पूरा डिटेल में स्टडी किया था अपने इसके अंदर, तो वही है। मैंने डायग्राम बनाया हुआ है सामने वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यहाँ पर, और इसके अंदर वही कंपोनेंट्स है। सिर्फ ये पार्ट जो अपन ने कंप्रेसर यूज़ किया था, यहाँ पर इसके अंदर जो कंप्रेसर हमने यूज़ किया था उस कंप्रेसर की जगह पर यहाँ पर ये पार्ट्स एब्जॉर्बर का है और जनरेटर का है। ये इतना आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर रिप्लेस करना है कंप्रेसर की जगह पर बस, ठीक है। और इसकी स्टडी हम कर लेते हैं। बाकी एवोपरेटर और कंडेंसर ये दोनों काम करते ही हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर, एवोपरेटर और कंडेंसर। रिसीवर है, एक्सपेंशन वाल्व है, बाकी पूरा सिस्टम सेम है, बस ये वाला जो पार्ट है इतना, ये पार्ट आपका डिफरेंट है। सो लेट अस कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं हम। वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। देखो यहाँ पर पहले क्या था, पहले हीट एनर्जी हम यूज करते थे कंप्रेशन के अंदर। कंप्रेसर में क्या किया हमने, पहले वो आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। कंप्रेसर में हमने क्या किया था, हमने जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था, जो इवापोरेटर से आया था लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यहाँ से इवापोरेटर से जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आता है इवापोरेटर में निकलने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद आगे उस रेफ्रिजरेंट को हम कंप्रेसर में भेजते हैं, और हाई प्रेशर के साथ उसको कंप्रेसर आगे की तरफ मूव कर देता है। और प्रेशर जब हम इंक्रीज करते हैं तो आपको पता है प्रेशर इंक्रीज होता है एज द टेम्परेचर आल्सो इंक्रीजेज, यहाँ पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो कंप्रेसर का काम यहाँ पर ये हो गया कि प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, और फिर ये क्या करता था, आगे जाके कांस्टेंट टेम्परेचर पर कंडेंसिंग करता था, सॉरी कांस्टेंट प्रेशर पर क्या करता था, कंडेंसिंग करता था, ठीक है। यहाँ पर आपका टेम्परेचर डाउन होता था कंडेंसर के अंदर, लेकिन प्रेशर आपका मेंटेन रहता था, ठीक है। तो ये कंप्रेसर का वर्किंग था। अब हम बात कर रहे हैं कि कंप्रेसर की जगह पर क्या हो रहा है। यहाँ पर कंप्रेसर की जगह पर हम यूज कर रहे हैं एब्जॉर्बर और जनरेटर। तो पहले हीट एनर्जी हम यूज कर रहे थे, ठीक है। अब हीट एनर्जी की जगह पर मैकेनिकल एनर्जी हम यूज करेंगे। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या है इसके अंदर, भाई मैकेनिकल है, जनरेटर लगा रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें बेसिक कंपोनेंट्स आप लिखना चाहो इसकी डेफिनेशन, तो इंट्रोडक्शन के तौर पर वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। अ जनरेटर एंड वन एब्जॉर्बर आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंप्रेसर। इस लाइन को आप लिख सकते हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरेटर की बात कर लेते हैं। जो ये जनरेटर लग रहा है यहाँ पर, इसके अंदर देखो क्या हो रखा है। मैं ये डायग्राम आपका बना हुआ है, इसमें जनरेटर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जनरेटर इज यूज्ड टू हीट द कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन। इन दिस द कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन इज हीटेड बाय एन एक्सटर्नल हीट सोर्स लाइक इलेक्ट्रिक हीटर which generate water vapor or ammonia vapor from a concentrated ammonia solution. नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ये एनालाइजर, जिसे हम बोलेंगे वाटर पार्टिकल वेपराइज्ड ऑन हीटिंग कंसंट्रेटेड अमोनिया बाय द जनरेटर कैन बी एंटर्ड इन द कंडेंसर थ्रू द मीडियम ऑफ डिस्चार्ज लाइन, थ्रू द मीडियम ऑफ ये डिस्चार्ज लाइन। एंड if the refrigeration system is operated at a temperature lower than the freezing point of water, the water particles can be get frozen in the way which can block the refrigeration system. So analyst is used to separate the water vapor particle from the ammonia, and absorber it is used to absorb by dry ammonia from the evaporator and to remove it heat out through the medium of the cold water.
और लास्ट में आपका जो कंडेंसर एवोपरेटर है ये सेम एज लास्ट जो आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसी की तरह है। इट इज यूज टू कन्वर्ट द अमोनिया वेपर इनटू लिक्विड अमोनिया एंड एवोपरेटर क्या करता है, लिक्विड अमोनिया को अमोनिया वेपर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट है आपके पास, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, अमोनिया। जो रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हैं वो है अमोनिया, ठीक है ना। तो हम समझते हैं इसको फ्रॉम दिस डायग्राम। यहाँ से एवापोरेटर से स्टार्ट करते हैं। ये 1 पॉइंट आपका 1 पॉइंट यहाँ है, ये 4th पॉइंट है। तो जैसे हमने TS डायग्राम बनाया था, टेम्परेचर एंट्रोपी एंड प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम लास्ट टाइम पे डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। फर्स्ट नंबर है अमोनिया से आपका एवोपरेटर से जो अमोनिया है वो वेपर फॉर्म में निकलती है, ठीक है। अमोनिया का सीन जो एवोपरेटर है इसका जो वर्किंग है वो चीज़ क्लियर हो गया था यहाँ पर, और मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी भी कि एवोपरेटर क्या है, लिक्विड अमोनिया यहाँ पर आती है इस पॉइंट पर एक्सपेंशन वाल्व के बाद। तो हमारे जो फ्रीजर है उस फ्रीजर के अंदर जो भी कंपोनेंट आप रखते हो वहाँ से एवोपरेटर के अंदर हीट क्या होती है कि एक्सट्रैक्ट होती है। देखो ठंडा होना और गर्म होना, सिर्फ हीट को एक्सट्रैक्ट जब हो जाती है तो वो चीज़ ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर हीट एक्सट्रैक्ट होती है एवोपरेटर के अंदर, और वो जो हीट है उसका यूटिलाइज कहाँ होता है, लिक्विड अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू वेपर अमोनिया। तो यहाँ पर वेपर अमोनिया में कन्वर्ट हो गई। अब ये जाती है एब्जॉर्बर के अंदर। एब्जॉर्बर में क्या होता है कि ये क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद हीट आउट ऑफ हीट एब्जॉर्बर आउट, हीट ऑफ एब्जॉर्बर आउट। एब्जॉर्बर की जो हीट है ना इसको बाहर निकल जाएगी इधर से। अब ये आउट कैसे हुई, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया, एब्जॉर्बर कूलिंग वाटर डाल देते हैं इसके अंदर। हम जब कूलिंग वाटर डालेंगे तो जो ये हीट आई है इसकी, किसकी, वेपर फॉर्म में जो हीट आई है ये क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, और हीट यहाँ पर बाहर निकल जाएगी और हीट आउट हो जाएगी। यहाँ पर आउट होने के बाद ये जो पंप है, इस पंप के थ्रू हमारे पास ये हीट जनरेटर के अंदर जाएगी और ये कंप्लीटली इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जो कंप्रेसर का जो वर्क था वो यहाँ पर जनरेटर और एब्जॉर्बर मिलके कर रहे हैं, ठीक है। जनरेटर मिलके कर रहे हैं कंप्रेसर का वर्क यहाँ पर यही तो था, स्टीम हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर इसको स्टीम में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो स्टीम में ये कन्वर्ट हो गया। अब क्या होता है इसके अंदर कि प्रेशर को यदि आपको रिड्यूस करना है, प्रेशर सेट करना है, तो यहाँ पर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी हम लगा देते हैं, ताकि वापस से आपको प्रेशर यदि रिड्यूस करना है तो इसका प्रेशर हम रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि ये जो जनरेटर के अंदर जो आउटपुट है, मैकेनिकल वर्क जो हो रखा है यहाँ पर, वो हम यूज कर सके। तो यहाँ पर ये यूज हो जाएगा। और स्टीम वापस से जब स्टीम तैयार हो जाती है तो स्टीम आपकी जाएगी कंडेंसर के अंदर। बाकी की प्रोसेस तो आपकी जो बची हुई है वो सेम है। कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर स्टीम को वेपर फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है बाय द कंडेंसर। ये आपके पास ये ट्यूब्स दी हुई है, इन ट्यूब्स के अंदर वाटर इनलेट और आउटलेट होता है। यहाँ से वाटर अंदर जाता है पूरा, ठीक है। ये वाटर जाएगा अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो जो पानी इसके अंदर निकलेगा, ये ब्लैक लाइन सी ट्यूब्स दी हुई है ना, और ये ट्यूब्स क्या करेगी, जो आपके रेड लाइन में जो आपकी ट्यूब है इसमें से इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो ब्लैक कलर की जो लाइंस है इसमें जो वाटर फ्लो हो रखा है वो जब बाहर निकलेगा तो हॉट वाटर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास स्टीम इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। यहाँ पर ये रिसीवर है, रिसीवर से आगे बढ़ेंगे हम एक्सपेंशन वाल्व में। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रेशर हाई रहता है, ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व में एक्सपेंड होने से पहले क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर हाई रहता है, और हाई प्रेशर पर हमको आगे एवोपरेटर में नहीं भेजना होता है इसको, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है और काम भी नहीं करेगा ये। और एक्सपेंशन वाल्व में हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन वाल्व का यूज ही एक्सपेंड करना होता है, प्रेशर को रिड्यूस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रोटलिंग वाल्व या एक्सपेंशन वाल्व दोनों एक ही चीज़ है। थ्रोटलिंग वाल्व आप यूज कर सकते हो, चाहे एक्सपेंशन वाल्व आप यूज कर सकते हो। तो एक्सपेंशन वाल्व हम यूज करते हैं इसके अंदर, और ये एक्सपेंशन वाल्व प्रेशर रिड्यूस होता है, एंड देन प्रेशर जब रिड्यूस होता है तो यहाँ पर लिक्विड अमोनिया आपको निकल के आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लिक्विड अमोनिया है, ये आपका वेपर फॉर्म हो गया, ठीक है, और ये आपका स्टीम फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। वेपर के अंदर और स्टीम के अंदर ये पूरा एक ही सिस्टम है।
आप इसको कंप्रेसर की जगह रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और ये पूरा लिक्विड फॉर्म है, ये लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म आता है यहाँ पर जो होता है लिक्विड प्लस वेपर फॉर्म होता है, ओके। ये चीज़ें हैं, तो इस तरह से ये लिक्विड फॉर्म है। लिक्विड फॉर्म वापस से आपका इसमें जाएगा एवोपोरेटर में या फ्रीजर के अंदर, जो भी आपके पास कंपोनेंट है, फ्रूट्स वेजिटेबल रखे हुए हैं, ये क्या करेगी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें जो फ्लो हो रखा है वो इसके हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड देन लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म। ये इस तरह से आपका वेपर एब्जॉर्बेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग यहाँ पर दिखाया गया है। सो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखा देता हूँ। मैं इसकी वर्किंग एक बार बोल देता हूँ, समझा तो दिया मैंने, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। When the low pressure ammonia vapor enters from the evaporator, ठीक है, अभी बताया था मैंने, लो प्रेशर अमोनिया यहाँ पर एंटर कर रही है एवापोरेटर में, टू द एब्जॉर्बर, एब्जॉर्बर को भेजेंगे अपन। देन दिस एब्जॉर्बर रिलीज इट्स हीट एंड कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू लिक्विड स्टेट। पूरा की पूरा क्या करेगा, ये वेपर फॉर्म जो है उसको ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेगा, हीट आउट कर देगा तो लिक्विड स्टेट में पहुंच जाएगा, जिससे कि पंप की मदद से ये ऊपर चला जाए, जनरेटर के अंदर चला जाए, ठीक है। दिस हीट द डाइल्यूटेड अमोनिया सॉल्यूशन एंड वेपर ऑफ हीट अमोनिया इज रिलीज्ड आउट बाय यूजिंग कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर से हमने क्या किया, इस हीट को रिलीज कर दिया। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग है इसका, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो भाई, वेपर आया इधर, वेपर आने के बाद क्या बताया था मैंने, ये एब्जॉर्बर है, इसके अंदर वापस से एक वाटर फ्लोइंग सिस्टम लगा दिया ऑब्जर्वर के अंदर। कोल्ड वाटर हम देते हैं और हॉट वाटर वापस निकल जाता है, और यहाँ से ये जो वेपर फॉर्म है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि क्या होगा भाई, इसका रीजन हम क्यों कर रहे हैं कि सर हमको आगे भी आपको स्टीम में ही कन्वर्ट करना है, तो ये फिर तामझाम क्यों कर रहे हो आप लोग भाई, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि पंप की हेल्प से ये वेपर कभी भी आगे जाएगा क्या ऊपर, जब तक लिक्विड फॉर्म नहीं आएगा तब तक कैसे ये हम इसको ऊपर की तरफ प्रेशर कर पाएंगे, ऊपर की तरफ भेज पाएंगे, जनरेटर के पास कैसे भेज पाएंगे अपन, ठीक है ना। तो पंप की हेल्प से क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, जिससे कि आप क्या करोगे, ऊपर इसको जनरेटर के पास भेजोगे, जनरेटर इसको स्टीम में कन्वर्ट करेगा। Due to this, pressure of ammonia solution decreases, which cause the release of ammonia from the evaporator to the absorber and make the dilute ammonia solution concentrated. The concentrated ammonia is used in generator. On heating this solution, the water vapor and ammonia vapor are separated. The water vapor from the separated solution enters into the absorber and high pressure ammonia vapor enter into the कंडेंसर, ठीक है। जो हाई प्रेशर अमोनिया है वो तो आपके यहाँ पर हो गया, और जो वाटर वेपर है वापस से वो आपके आप इसमें वापस से एब्जॉर्बर में चला जाएगा। वेपर इन द कंडेंसर रिलीजेज इट्स लेटेंट हीट। यहाँ पर ये लेटेंट हीट को रिलीज करेगा। लेटेंट हीट के बारे में लास्ट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है मैंने। तीन तरीके की यहाँ पर, दो तरीके की हीट है, टू टाइप्स की हीट है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, दोनों को मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो वेपर इन द कंडेंसर रिलीजेज इट्स लेटेंट हीट, यहाँ पर ये लेटेंट हीट को रिलीज करेगा, ठीक है। एंड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट एज डन इन द कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जैसे कंप्रेशन में होता था वैसे वैसे यहाँ पर ये काम किया है। द लिक्विड रेफ्रिजरेंट goes through the expansion valve and reaches the evaporator. It absorbs the latent heat in the evaporator and it again change itself into the vapor form, ठीक है। वापस से वही कंडीशन आ गई। दिस लेटेंट इज टेकन बाय द टेम्परेचर अवेलेबल इन द रेफ्रिजरेटेड स्पेस। इन दिस वे कूलिंग इज जनरेटेड इन द रेफ्रिजरेटर सिस्टम बाय द कंटिन्यूस ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल डायग्राम है, सिंपलेस्ट फॉर्म है इस डायग्राम की, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर, है ना। इसमें ये चीज़ें हैं। अब हम इनकी बात करें कि इसके अंदर सबसे पहले तो एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखो होता क्या है कि लास्ट जो आपका था वेपर कंप्रेशन साइकिल जो था, पहले तो मैं उसका एप्लीकेशन आपको काउंट करवा देता हूँ कि वेपर कंप्रेशन जो सिस्टम था, साइकिल था,
उसका एप्लीकेशन कहाँ पर हम इसका यूज कर सकते हैं। देखो इसका यूज फ्रीजर में यूज कर सकते हो आप, और डोमेस्टिक पर्पस जो होते हैं वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेपर कंप्रेशन साइकिल का डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में, इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग में, ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग में हम वेपर कंप्रेशन साइकिल का यूज कर सकते हैं। कूलिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कूलिंग ऑफ मशीन यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब में हम क्या करते हैं, वेपर कंप्रेशन सिस्टम का यूज करते हैं। अब वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम क्या होता है, ये बड़े लेवल पे हम यूज कर सकते हैं, इसको ग्रांड लेवल पर हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल एनर्जी यूज करेंगे, तो इसका जो यूज होगा वो एक हायर लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कंप्लीट हो चुका है। इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।